आज हम पढ़ेंगे कोशिका के भाग के बारे में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि कोशिकाओं में विभिन्नता होती है संख्या के आधार पर, कोशिकाओं की आकृति के आधार पर और कोशिकाओं की साइज के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे कोशिका के भाग। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे भाग कौन सा है? कोशिका झिल्ली, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। देखो, कोशिका के मूल घटक है। देखो, मूल घटक कौन कौन से? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। तो कोशिका के कितने मूल घटक है? 3। पहला कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका द्रव्य और तीसरा केंद्रक। कोशिका द्रव्य व केंद्रक कोशिका झिल्ली के अंदर परिबद्ध होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये कोई कोशिका झिल्ली बनाई और इसके अंदर क्या होगा? एक गोल संरचना जिसे हम केंद्रक बोलते हैं, और ये अंदर क्या होगा? इस जो खाली जगह बची है यहाँ पे क्या होगा? कोशिका द्रव्य। तो ये देखो, केंद्रक और कोशिका द्रव्य किससे परिबद्ध है? कोशिका झिल्ली से। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका व घेरे के माध्यम से अलग करती है। अब देखो, ये मैंने कोई कोशिका झिल्ली बना दी। ठीक है, ये कोशिका बना दी। अब देखो, ये पहली कोशिका, ये दूसरी कोशिका, इन दोनों को अलग कौन कर रही है? कोशिका झिल्ली। ठीक है, आगे देखो, कोशिका झिल्ली जिसे प्लेज्मा झिल्ली भी कहते हैं, सैरंध्र होती है। अब देखो, ये कोशिका झिल्ली क्या होती है? बीच बीच में से ऐसे कंटिन्यूस नहीं होती, बीच में इसमें छेद होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सैरंध्र। तो इस कोशिका झिल्ली को दूसरा नाम क्या है? प्लेज्मा झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। देखो, सैरंध्र होने से इसमें क्या फायदा होता है? विभिन्न पदार्थ के कोशिका में आवागमन का नियमन करती है, जिससे क्या होता है? सैरंध्र होने से विभिन्न पदार्थ कोशिका के अंदर भी जा सकते हैं और बाहर भी आ सकते हैं, यानी कि उन पदार्थों का आवागमन करने का काम होता है कोशिका झिल्ली का। अब आगे देखो, इसमें दिखाया गया प्याज की झिल्ली के बारे में। देखो, प्याज की कोशिका की सीमा कोशिका झिल्ली द्वारा परिबद्ध होती है, जो एक दृढ़ आवरण द्वारा आबद्ध होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ये हमने पहले ही पढ़ा था। अब देखो, प्याज का एक पादप कोशिका है, तो पादप कोशिका में क्या होगा? ये कोशिका झिल्ली हुई और इसके बाहर एक और आवरण होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। कोशिका के केंद्र में घनी एवं गोलाकार संरचना होती है, जिसे केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक गोल संरचना होती है, जिसको हम बोलते हैं केंद्रक। केंद्रक व कोशिका झिल्ली के मध्य, देखो, ये केंद्रक आ गया, ये कोशिका झिल्ली आ गया, इन दोनों के मध्य ये जो खाली स्थान होता है, यहाँ पर क्या होता है? एक पदार्थ होता है झिल्ली के समान, उसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। आगे देखो, एक झिल्ली के समान पदार्थ होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो कोशिका, देखो, मूल घटक कितने हैं? 3 घटक है। पहला घटक कौन सा है? कोशिका झिल्ली, दूसरा केंद्रक, और तीसरा क्या है? ये बीच में जो बच गया, ये क्या होता है? कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य क्या है? एक झिल्ली के समान पदार्थ है, और कोशिका झिल्ली को अब दूसरा नाम क्या माना? प्लेज्मा झिल्ली। ठीक है, और प्लेज्मा झिल्ली का काम क्या होता है? पदार्थों का आवागमन को नियमन करना। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोशिका झिल्ली कोशिका को आकार प्रदान करती है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोशिका झिल्ली क्या करती है? आकृति या फिर आकार प्रदान करती है। पौधों में कोशिका झिल्ली के भीतर के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि पौधों में क्या होती है? कि कोशिका भित्ति होती है, जो कहाँ होती है? कोशिका झिल्ली के बाहर होती है। तो कोशिका भित्ति में देखो, किसको बोलेंगे? पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली को आबद्ध करने वाली यह अतिरिक्त संरचना पौधों की कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक। अब देखो, इसका काम क्या होता है? ये सुरक्षा प्रदान करती है पौधों की कोशिकाओं को। ठीक है, देखो, पादप कोशिकाओं को ताप में परिवर्तन, गति से चलने वाली वायुमंडलीय नमी इत्यादि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। अब देखो, ताप परिवर्तन से अगर इनकी सुरक्षा नहीं होती तो ये मर जाते, इसलिए इनको इनकी सुरक्षा की आवश्यकता होती है। वो चल तो नहीं सकते हैं, इसे देखो, वह इन परिवर्तनों से प्रभावित है, क्योंकि वे चल नहीं सकते। ठीक है, जैसे मनुष्य को अगर सर्दी लगी तो वो क्या है? कुछ ओढ़ सकता है या फिर कोई गर्म स्थान पर भी जा सकता है, लेकिन पौधे चल नहीं सकते, इसलिए उनको सुरक्षा लिए कोई अलग माध्यम अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो कोशिकाओं का प्रेक्षण ट्रोडेस्किया, इलोडिया व रोइयों की पत्ती की झिल्लियों में किया जा सकता है। आप इनकी स्लाइड भी उसी प्रकार बना सकते हैं जिस प्रकार प्याज की झिल्ली की स्लाइड बनाई थी। पहले ने बुद्धों से पूछा कि क्या वह जंतु कोशिका का भी परीक्षण कर सकते हैं।
जंतु कोशिका का भी हम परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे हम पढ़ेंगे कोशिका। अब देखो ये दो कोशिका दिखाई हुई है किसके, मनुष्य के गाल की कोशिकाएं। देखो ये क्या बाहर की आवरण क्या है, कोशिका झिल्ली, और ये बीच में जो गोल संरचना इसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रक, और ये जो बच गया भाग इसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम क्या होता है, प्लेज्मा झिल्ली। अब हम पढ़ते हैं कोशिका द्रव्य के बारे में। ठीक है, देखो आपकी कोशिका द्रव्य, तो दूसरा घटक कौन सा है, कोशिका द्रव्य। देखो यह एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली व केंद्र के बीच में पाया जाता है। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य क्या है, एक जेली जैसा पदार्थ है और जो कहाँ पाया जाता है, केंद्र और कोशिका झिल्ली के बीच में। कोशिका के अन्य संघटक अथवा कोशिकांग, अब देखो कोशिका के और भी अंग होते हैं, वो उनको हम क्या बोलते हैं, कोशिकांग। उनको हम क्या बोलते हैं, कोशिका के अंगों को क्या बोलते हैं, कोशिकांग, जो कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में। यह देखो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का अंग, एक गोल्जिकाए, राइबोसोम इत्यादि। आप इनके विषय में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे, इसलिए ये आप माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाए और राइबोसोम के बारे में क्लास 9th में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी इतना ही ध्यान रखना है कि कोशिका द्रव्य क्या है। कोशिका द्रव्य क्या होता है, जेली जैसा पदार्थ होता है। ठीक है, जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाए जाते हैं। अब आगे देखो, आगे आगे तीसरा घटक हमारा कौन सा है, केंद्रक। ठीक है, हम पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में। सजीव कोशिका का यह महत्वपूर्ण संघटक है। ठीक है, सामान्यतः गोलाकार होता है। अब ये देखो इसकी आकृति कैसी होती है, सामान्यतः गोलाकार। यह कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। इसे सरलतापूर्वक अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी के नीचे आसानी से देखा जा सकता है। अभिरंजित करना यानी उसको रंग सकते हैं। केंद्र कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है। ठीक है, जैसे मैंने ये कोई कोशिका झिल्ली बना दी और इसके अंदर मैंने ये बना दिया केंद्रक। ठीक है, अब ये केंद्र किससे अलग है, ये झिल्ली से अलग है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली। देखो ये झिल्ली किसके, केंद्र, इसको हम क्या बोलेंगे, केंद्रक झिल्ली अथवा केंद्र का आवरण। ठीक है, अब देखो यह झिल्ली भी सैरंध्र होती है तथा कोशिका द्रव्य व केंद्र के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। ठीक है, तो केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली दोनों ही क्या होती है, सैरंध्र होती है। ये देखो उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हमें केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है। अब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, कोशिका के बारे में। देखो ये बीच में केंद्र रखा गया और केंद्र को और अगर हम आवर्धित करके देखो तो इसके अंदर और छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई देती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रिका या न्यूक्लियस। ठीक है, इसे केंद्रिका अथवा न्यूक्लियस कहते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र में धागे के समान संरचनाएं भी होती है, जैसे क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहते हैं। इसके अंदर एक ऐसे धागे के समान भी संरचना है जिसको हम क्या बोलते हैं, गुणसूत्र। यह जीन के धारक है, यानी ये गुणसूत्र क्या करते हैं, जीन को धारण करते हैं तथा आनुवंशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। अब ये गुणसूत्र कब दिखाई देते हैं, जब कोशिका का विभाजन होता है, यानी कोशिका दो भागों में टूटती है, जैसे ये दो कोशिका बनेगी तभी दिखाई देंगे। ठीक है, आगे देखो, आगे हम पढ़ेंगे जीन के बारे में। ठीक है, हमने पढ़ा भी कि केंद्रक में क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, और गुणसूत्र का क्या काम होता है, वो जीन को धारण करते हैं। देखो जीन क्या होता है, जीन सजीव में आनुवंशिक की इकाई है। ठीक है, जीन क्या सजीव में आनुवंशिक की इकाई है। यह जनक से संतति को आनुवंशिक लक्षण वही होते हैं जो हमें माता पिता या फिर हमारे में जनकों से मिलते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, आनुवंशिक लक्षण के स्थानांतरण का नियंत्रण करते हैं। तो जीन क्या होते हैं, हमें जो गुण माता पिता से मिल रहे हैं वो किसके द्वारा मिल रहे हैं, इस जीन के द्वारा। ठीक है, इसका अर्थ है कि आपके माता पिता के कुछ लक्षण उनसे आपको प्राप्त हुए। ठीक है, वो लक्षण कैसे है, जीन के द्वारा। यदि आपके पिताजी की आंख बुरी है तो संभव है कि आपकी आंख भी बुरी है। यदि आपकी माताजी के घुंघराले बाल है तो हो सकता है आपके बाल भी घुंघराले हो। अब ये क्या है, ये जो लक्षण जो मैं माता पिता से मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आनुवंशिक लक्षण। ठीक है, और ये हमें किन के द्वारा मिलते हैं, जीन से। ठीक है, परंतु जनक प्राप्त विभिन्न जीन के संयुक्त होने के परिणाम स्वरूप लक्षण भिन्न भी हो सकते हैं। कई बार ये क्या है, लक्षण थोड़े बहुत अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो आगे, तो जीन के बारे में समझ आ गया क्या होता है जीन। आगे देखो, वंशानुगत अथवा आनुवंशिक गुणों के अतिरिक्त केंद्रक कोशिका के क्रियाकलापों को नियंत्रण भी करता है। ठीक है,
देखो केंद्रक का दो काम होता है, एक तो आनुवंशिक गुणों को अगली पीढ़ी में भेजना और दूसरा काम क्या है, कोशिका के क्रियाकलापों को नियंत्रण करना। ठीक है, कोशिका जो भी काम करती है उसका नियंत्रण करना। ठीक है, जैसे हमारे शरीर को नियंत्रण कौन करता है, हमारा मस्तिष्क, वैसे ही कोशिका को कौन नियंत्रण करेगा, ये केंद्रक। देखो सजीव कोशिका के समग्र घटक को जीव द्रव्य के नाम से जाना जाता है, यानी जो सजीव कोशिका पूरा घटक उसको हम क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य। इसमें कोशिका द्रव्य केंद्रिका द्रव्य दोनों सम्मिलित होते हैं। तो जीव द्रव्य किसको बोलेंगे, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रिका द्रव्य को हम क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य कोशिका का जीवित पदार्थ है। ठीक है, अब देखो आगे देखो, जीवाणु कोशिका के केंद्रक बहुकोशिक जीवों के केंद्र के समान सुसंगठित नहीं होता। ठीक है, और जीवाणु कोशिका में क्या होता है, केंद्रक सुसंगठित नहीं होता, इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। देखो जीवाणु कोशिका में क्या होता है, जैसे ये कोई कोशिका आ गई, ठीक है, जीवाणु कोशिका, अब इसके अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है, उस केंद्रक में क्या है, झिल्ली नहीं पाई जाती है। ठीक है, वो सही नहीं होती, ठीक है, सुस्पष्ट नहीं होती। ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। अब ऐसी कोशिका को हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यानी जिनके अंदर क्या होता है, कोशिका झिल्ली नहीं होती, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका। इस प्रकार की कोशिकाओं वाले जीव को हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोट्स। अब जिन जीवों में ये कोशिकाएं पाई जाती है उनको हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोट्स, और इस कोशिका को हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे बोलेंगे, जिनमें क्या होता है, केंद्रक झिल्ली सुस्पष्ट नहीं होती। ठीक है, उन कोशिका को हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका। और ऐसे जीवों जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स। ठीक है, आगे देखो, जीवाणु और नीले हरे शैवाल इसके उदाहरण हैं। देखो इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, जीवाणु और नीले हरे शैवाल, जिनमें क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, ये दो जीव क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। इसके उदाहरण है प्याज की झिल्ली व गाल की कोशिकाओं जैसी कोशिका में झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका। ऐसी कोशिकाओं वाले जीव को हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोट्स। ठीक है, तो इनमें ये क्वेश्चन आ सकता है अंतर करने वाला कि इनमें अंतर कीजिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी होगी, जिनमें सुस्पष्ट केंद्रक झिल्ली नहीं होती, और यूकैरियोटिक कोशिका कौन सी होगी, जिनमें सुस्पष्ट केंद्रक झिल्ली होती है। ठीक है, जिन जीवों में ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स, और जिन जीवों में यूकैरियोटिक कोशिका होती है उनको क्या बोलते हैं, यूकैरियोट्स। ठीक है, अब आगे देखो, देखो प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं का परीक्षण करते समय क्या आपने कोशिका द्रव्य के बीच खाली अथवा दिखने वाली संरचनाओं पर ध्यान दिया, इन्हें रिक्तिका कहते हैं। अब देखो प्याज की झिल्ली में देखे ऐसे मैंने संरचना बनाई, ठीक है, इसके अंदर ये बीच में बन गया हमारा केंद्रक। ठीक है, अब ये क्या है, कोशिका द्रव्य। अब यहाँ पे बीच में क्या है, ऐसे खाली स्थान होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रिक्तिका। उनको क्या बोलते हैं, रिक्तिका। यह मात्र एक बड़ी हो सकती है, मात्र एक वह बड़ी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि प्याज की झिल्ली की कोशिका में दिखाई देती है। गाल कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती है। बड़ी रिक्तिकाएं आमतौर पर पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतुओं में छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती है। ठीक है, देखो बड़ी रिक्तिकाएं किस में पाई जाती है, सिर्फ पौधों में, और छोटी रिक्तिकाएं किस में होंगी, जंतुओं में। ठीक है, आगे देखो, प्रोडेस की पत्ती की कोशिका में आपने अनेक छोटी रंगीन संरचनाएं देखी होगी। वे पत्ती की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में चित्रित रहते हैं, इन्हें प्लेस्टिड कहते हैं। ठीक है, यह विभिन्न रंगों के होते हैं, इनमें से कुछ में हरा रंग उपस्थित होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। तो क्लोरोफिल के बारे में आपने पढ़ा होगा कक्षा 7 में। ठीक है, क्लोरोफिल का क्या काम होता है, क्लोरोफिल का काम क्या होता है, कोश प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। ठीक है, देखो हरे रंग के प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट अथवा हृतलक कहते हैं, वे पत्तियों को हरा रंग प्रदान करते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल क्या करता है, पत्तियों को हरा रंग प्रदान। आपको याद होगा कि पत्तियां कि क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ठीक है, आगे देखो, पादप व जंतु कोशिका की तुलना हम पढ़ेंगे, पादप और जंतु कोशिका में क्या क्या अंतर होता है। देखो आप यदि आप
पिछले के अगला 8.3 और 8.4 को याद करिए, तो उसके आधार पर आप पादप कोशिका व जंतु कोशिका की संरचना में तुलना कर सकते हैं। देखो चित्र 8.7 व बी का ध्यानपूर्वक प्रेक्षण कीजिए। आइए पादप व जंतु कोशिका की समानताओं और अंतर को सूचीबद्ध करते हैं। केवल कुछ ही लक्षणों का उल्लेख किया गया, आप और लक्षणों का उल्लेख कर सकते हैं। देखो किन किन लक्षणों का उल्लेख किया गया, ये देखो सबसे पहले कौन सी है, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली देखो पादप कोशिका में होती है क्या, ये उपस्थित होती है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है, दोनों में होती है। उसके बाद में कोशिका भित्ति। देखो कोशिका भित्ति किस में होती है, सिर्फ पादप कोशिका में होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती। केंद्रक दोनों में होते हैं, केंद्रक झिल्ली भी होती है और कोशिका द्रव्य भी होता है। प्लास्टिड क्या होती है, पादप कोशिका में होती है लेकिन इनमें नहीं होता। रिक्तिकाएं दोनों में होती है, पादप कोशिका में क्या होती है, बड़ी रिक्तिकाएं होती है और इनमें छोटी रिक्तिकाएं होती है। तो यहाँ तक हमारा लेसन कंप्लीट हो जाता है।